अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन फिजियोलॉजी, और आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, यानी ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कंपोनेंट्स हमारे स्केलेटन को बनाते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन है उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो एंडोस्केलेटन बेसिकली है क्या? द टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द बॉडी। ऐसा स्केलेटन जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हो, एंडोस्केलेटन कहलाता है। यानी कि बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, अगर हड्डियों का ढांचा जिस्म के अंदर है और बाहर मसल का कवर है, तो ऐसा स्केलेटन क्या कहलाएगा बेटा? एंडोस्केलेटन कहलाएगा। अब एंडोस्केलेटन को क्या बनाता है? हमारे पास एंडोस्केलेटन ह्यूमंस का टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, खास तौर पर मजबूत तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनसे मिलकर हमारा एंडोस्केलेटन बना हुआ है। फर्स्ट वन है हमारे पास बोन, और दूसरा है बेटा हमारे पास कार्टिलेज। तो बोन्स और कार्टिलेज ये मिलकर ह्यूमन स्केलेटन को बनाते हैं। तो कार्टिलेज है क्या? कार्टिलेज इज ब्लूइश वाइट फिर्म कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि नीली माइल सफ़ेद, ठीक है, मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। बट इट इज़ सॉफ्टर देन बोन। ये हड्डी की निस्बत जो कार्टिलेज है वो नरम किस्म की होती है। तो ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है, और जिसका कलर क्या होता है? ब्लूइश वाइट एंड सॉफ्टर देन बोन, यानी हमारे हड्डी से ये नरम किस्म की स्ट्रक्चर है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। बहरहाल ये भी कार्टिलेज पहला कंपोनेंट है जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन को बना रहा है। कार्टिलेज के लिए जो लफ्ज़ बायो के अंदर या साइंटिफिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बेटा वो है कॉन्ड्रो। जब भी कार्टिलेज की बात आएगी ना, तो कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो टर्म है कॉन्ड्रो, ये यूज़ की जाती है। क्लियर बेटा? उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज की, कि कार्टिलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो एक कार्टिलेज के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, इसके अलावा मैट्रिक्स है, और इसके अलावा कुछ फाइबर्स या धागे वगैरह होते हैं। अब सेल कौन कौन से हैं जो कार्टिलेज को बनाते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो कॉन्ड्रोसाइट जो है, ये मैंने जस्ट नाम लिखे हुए हैं, ये हमारे सिलेबस में कॉन्ड्रोसाइट सिर्फ इसको शामिल किया गया। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स वो हैं जिन्होंने कार्टिलेज आगे बनाना है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, जब कार्टिलेज के सेल्स मैच्योर होते हैं, एक तो है इमैच्योर सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं और कार्टिलेज बना रहे हैं, उनको तो हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। जबकि जब कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होते हैं, जब अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद हम उनको नाम देते हैं कि वो कॉन्ड्रोसाइट है। तो यही हमारी कार्टिलेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद कॉन्ड्रोक्लास्ट, ये टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, जो खास जगह पे फिक्स होते हैं, यानी कार्टिलेज के अंदर मैक्रोफेज है। इनका क्या काम होता है? कॉन्ड्रोक्लास्ट का बेटा काम ये होता है कि आपके अंदर कार्टिलेज को ख़त्म करना, यानी कि जहाँ पर बोन फॉर्मेशन करनी है, जहाँ हड्डी वगैरह बनानी है, तो शुरू में जब इंसान बन रहा होता है तो शुरू में तो कार्टिलेज होती है, नरम किस्म की हड्डी होती है। ऐसा ऐसा पैदा होने के बाद बोन्स जो है वो उसके अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, या छोटी छोटी बोन्स फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, कार्टिलेज ख़त्म होती है और बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए उन कार्टिलेज को ख़त्म करने के लिए कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स हैं जो क्या करते हैं? कार्टिलेज के सेल्स को डिसॉल्व करते हैं। तो ये 3 तरह के सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज को बनाते हैं। उसके बाद कार्टिलेज के अंदर एक सेल और दूसरा मैट्रिक्स मौजूद है, जेल की तरह का, ऐसा मान लें कि लिक्विड है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनका जो मैट्रिक्स है बेटा वो सॉफ्ट, पेलिएबल एंड रेजिलियंट, सॉफ्ट नरम किस्म का इनका मैट्रिक्स है। इसी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है ये सॉफ्टर देन बोन, हड्डी से थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। प्लाइएबल का मतलब होता है जिसको दबाया जा सके, प्रेस किया जा सके, तो कार्टिलेज को आप दबा या प्रेस सकते हैं। रेजिलियंट का मतलब होता है जो चीज़ अपने ओरिजिनल शेप को दोबारा गेन करे, यानी इनके अंदर लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है, रेजिलियंस होती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज अपने आप को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। जैसे हमारे ईयर वगैरह है ना, अगर हम इनको प्रेस करें तो दोबारा ये अपनी शेप को दोबारा वापस चले जाते हैं, ये जो पिन्ना वगैरह है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये रेजिलियंसी है, ये करेक्टर उनका क्या कहलाता है? रेजिलियंट, ठीक है बेटा। और ये जो सॉफ्ट प्लाइएबल मैट्रिक्स है, किसकी वजह से है? इनके अंदर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट नाम का मिनरल होता है जो इनकी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है, यही इनको सॉफ्ट और प्लाइएबल बनाता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट था कार्टिलेज की स्ट्रक्चर का। तीसरा कंपोनेंट है बेटा, कुछ फाइबर्स भी मौजूद होते हैं कार्टिलेज के अंदर। उनके नाम है हमारे पास इलास्टिक फाइबर और इसके अलावा कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर सिंगल सेट की शक्ल में होते हैं, यानी अनब्रांच्ड है, उनकी कोई ब्रांचेज नहीं बनी होती, सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन सेट की शक्ल में होते हैं। और जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये ज़्यादातर येलो कलर के होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, सेट की फॉर्म में नहीं पाए जाते। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं ना, उसी तरह के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और इलास्टिक फाइबर्स येलो कलर के होते हैं। तो ये 2 तरह के फाइबर्स हैं जो हमारे कार्टिलेज को बना रहे हैं।
आपने कहीं पर भी ये देखा है कि ब्लड वेसल्स की बात की हो कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हो? नहीं, हमने ये बात नहीं की, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, इनके अंदर कोई खून की नाली नहीं होती, क्योंकि कार्टिलेज कुछ सेल्स बनाती है या कुछ केमिकल्स, कुछ फैक्टर रिलीज़ करती है जिनको हम कहते हैं एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर, एंजियोजेनेसिस फैक्टर, ठीक है, ये रिलीज़ करती है। और इन्हीं एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर की वजह से कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं बनती। अब उसकी वजह क्या है? क्या ब्लड वेसल्स के बगैर गुजारा हो जाएगा? ये कार्टिलेज के सेल जो होते हैं ना, उनके अंदर इतना मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता, ठीक है। एक बार अपनी जो ओरिजिनल शेप को रीगेन करते हैं तो उनके अंदर दोबारा ग्रोथ नहीं होती, तो इसलिए इनके अंदर ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सेल तो हैं, कुछ ना कुछ खुराक मिलनी चाहिए जी। उनको खुराक मिलती है डिफ्यूजन के ज़रिए। बेटा किस तरह खुराक मिलती है? डिफ्यूजन के ज़रिए उनके सेल्स को खुराक मिल जाती है। बहुत कम ज़रूरत होती है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बड़े स्लो किस्म के होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है। और इसलिए कार्टिलेज के जो सेल्स हैं एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज़ करते हैं, केमिकल रिलीज़ करते हैं। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, एंजियोजेनेसिस कहते हैं ब्लड वेसल्स फार्मेशन। तो ब्लड वेसल्स की फार्मेशन के खिलाफ केमिकल बनाना जो ब्लड वेसल्स की फार्मेशन को रोकते, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर। तो इस वजह से कार्टिलेज के अंदर कोई भी आपको ब्लड वेसल नज़र नहीं आएगी। उसके बाद कार्टिलेज की, अब जरा हम थोड़ा डायग्राम को समझते हैं कि कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेन कंपोनेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, सेल होते हैं, मैट्रिक्स होती है और इसके अलावा कुछ फाइबर्स वगैरह होते हैं। देखिए कोई भी कार्टिलेज है, चाहे हमारे नोज़ की टिप है, चाहे हमारे ईयर है, अगर आप इसको ऐसे कट करें, कट करने के बाद आप देखें उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट मौजूद हैं। तो कार्टिलेज के बाहर वाली एक लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, क्लियर बेटा। उसके बाद ख़ास लेयर होती है जो इमैच्योर सेल्स की होती है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि अगर ऐसा हो कि कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ मुमकिन हो, कार्टिलेज को ग्रो करना हो, तो यही हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं जिन्होंने डिवाइड करना है और मैच्योर कार्टिलेज के सेल्स बनाएंगे। अच्छा, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर डिवीजन की सलाहियत होती है, लेकिन जो हमारे मैच्योर कार्टिलेज के सेल्स जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट कह रहे हैं, इनके अंदर डिवीजन की सलाहियत नहीं होती, ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, ठीक है बेटा। तो ये मैट्रिक्स है बेटा। मैट्रिक्स के बारे में ये बताया है कि इसके अंदर एक खास केमिकल है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, जो कि मौजूद होता है। ये आपको ब्रांच्ड फाइबर नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक फाइबर कहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा ये जो कैविटीज़, खाली जगह नज़र आ रही है, इन खाली जगहों को कहते हैं लेक्यूने, लेक्यूने हम इन्हें कहते हैं। और ये जो अंदर सेल्स पैक हुए हुए हैं, तो ये कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। और ग्रीन कलर में सिंगल अनब्रांच सेट की शक्ल में हमें फाइबर्स जो नज़र आ रहे हैं उनको बेटा कोलेजन फाइबर्स कहते हैं, कोलेजन फाइबर्स। इन दोनों फाइबर्स में क्या फ़र्क है? जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो इलास्टिसिटी देते हैं, लचक देते हैं, ठीक है बेटा। और जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये मजबूती देने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास लकड़ियाँ और सीधी सीधी लकड़ियों की गठड़ी बना लें तो उनके अंदर मजबूती आ जाती है, इसी तरीके से कोलेजन फाइबर मजबूत किस्म के प्रोटीन है और ये सेट की शक्ल में पाए जाते हैं, इसी वजह से मजबूती ज़्यादा आती है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स हो गए। इलास्टिक फाइबर लचक देने के लिए यहाँ मौजूद है और ज़्यादातर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं क्योंकि इसलिए कार्टिलेज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट किस्म की भी होती है। और दूसरा ये जो सॉफ्ट इनका फ्रेमवर्क है वो किसकी वजह से होता है बेटा? कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की वजह से भी होता है। तो बाहर एक कवर है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, उसके बाद इमैच्योर सेल की लेयर है जिसे हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, और फिर उसके बाद कुछ कैविटीज़ हैं, खाली जगह हैं, जिनको हम लेक्यूना कहते हैं, और उनके अंदर मैच्योर सेल्स होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स भी हो गए, मैट्रिक्स भी हो गया, और इसके अलावा कहीं पर ब्लड वेसल नहीं है, कोई खून की नाली नहीं है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि इनके अंदर एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज़ किए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं। तो ये यहाँ तक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज की है ये कंप्लीट हो गई है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की कितने टाइप्स हैं? बेसिकली कार्टिलेज की 3 टाइप्स है बेटा। फर्स्ट वन टाइप है हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड वन है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज, और थर्ड वन इसकी टाइप है फाइब्रस कार्टिलेज। ये 3 तरह की कार्टिलेज होती हैं। अब इनका क्राइटेरिया क्या है? हमने इसे कैसे डिवाइड किया हुआ है? हमने सिर्फ स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, ये जो इनके अंदर फाइबर्स हैं ना, किसी के अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं, इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे तो हम उसे इलास्टिक कार्टिलेज कहेंगे। किसी के अंदर कोलेजिनस फाइबर हैं वो ज़्यादा होंगे तो लचक भी होगी, मजबूती भी होगी, उसको हम हाइलिन कार्टिलेज कहेंगे। और किसी के अंदर जो है कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टफ या ज़्यादा हार्ड किस्म की कार्टिलेज है तो हम उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। तो वन बाय वन हम इनकी थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज क्या है? हाइलिन जो लफ्ज़ है, हयालो लफ्ज़ है, हयालो वहाँ से निकला हुआ है, और ये HYALO हयालो लफ्ज़ जो है ये ख़ास तौर पे ट्रांसपेरेंट के लिए होता है।
ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शफाफ किस्म की कार्टिलेज है, शीशे की तरह चमकती हुई कार्टिलेज है। वैसे भी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल है और ये सारी चीज़ें ये क्लियर होते हैं, इसलिए सेल को देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है, उनको रंग देना पड़ता है। तो ये क्लियर किस्म के हमारे पास ये सारे कंपोनेंट है, सिवाय न्यूक्लियस के, वहाँ पर डेंस नेटवर्क होता है, तो इसलिए डार्क कलर का हमें न्यूक्लियस नजर आता है। तो ये कार्टिलेज भी बिल्कुल शफाफ, क्लियर, गिलासी टाइप की है, शीशे की तरह चमकती हुई कार्टिलेज है। तो वहाँ से ये लफ्ज़ हमने उसे दिया है हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर? तो ये गिलास लाइक इनकी बेटा अपीयरेंस होती है। वेरी फ्यू कोलेजिनस फाइबर, इनके अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं, लेकिन साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी होते हैं बेटा, ये बात याद रखना, इलास्टिक फाइबर। और अब कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर की वजह से इसका एक बेसिक करेक्टर ये बनेगा कि एक तो ये हार्ड है, इसके अंदर मजबूती भी है, टफ है, ठीक है, और साथ साथ इलास्टिक भी है, लचकदार भी है, मजबूत भी है और थोड़ी सी लचकदार भी है। मजबूती किसकी वजह से है? इलास्टिक जो कोलेजन फाइबर्स हैं, फ्यू कोलेजन फाइबर है, और इलास्टिक फाइबर्स की वजह से इनके अंदर लचक भी मौजूद है। ठीक है बेटा, ये कहाँ कहाँ आपको हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगी? तो आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए इनके नाम याद होने चाहिए। ज़्यादातर आपको नेजल सेप्टम, ट्रेकियल रिंग्स, कोस्टल कार्टिलेज और आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, मतलब आर्टिक्यूलर कार्टिलेज ये सारी क्या है? नेजल कैविटी को डिवाइड कर रही है नेजल सेप्टम, उसके अंदर कार्टिलेज है। ट्रेकियल रिंग, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे ट्रेकिया है चाहे वो ब्रोंकाई है, हमने पढ़ा है सी शक्ल के रिंग होते हैं कार्टिलेज के, हाइलाइन कार्टिलेज है। कोस्टल कार्टिलेज, हमारी जो रिब्स हैं, ये रिब्स बोन्स की भी बनी हुई हैं, और इनका आगे वाला हिस्सा जो स्टर्नम के साथ जुड़ रहा है, जो हमारी छाती की हड्डी के साथ जुड़ रहा है, खासतौर पर रिब्स का जो आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है, उसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। उसके अंदर भी हाइलाइन कार्टिलेज है। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी कि जो हमारी बोन्स हैं ना, जहाँ दो हड्डियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर उन हड्डियों वाली जगह के ऊपर जो है ना, हड्डियों के जो किनारे होते हैं, सिरे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जो कार्टिलेज है वो भी कौन सी होती है बेटा? हाइलाइन कार्टिलेज होती है। तो हम ऐसे कार्टिलेज को क्या कहते हैं? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन हमारे पास टाइप थी हाइलाइन कार्टिलेज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने अच्छे से याद रखना। उसके बाद दूसरी टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि ये इलास्टिक इसकी अपीयरेंस है, ये ज़्यादातर लचकदार कार्टिलेज है, मोर इलास्टिक है, लचकदार ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं और इनमें कोलेजन फाइबर्स ना होने के बराबर होते हैं, तो इसलिए इनको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, लचकदार है ये। कहाँ पर है? टिप्स ऑफ नोज, ये जो नाक का आगे वाला हिस्सा है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क याद रखना है। नेजल सेप्टम दरमियान वाला हिस्सा है, नाक का जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, जो नाक की कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, उसके अंदर तो क्या है बेटा? हाइलाइन कार्टिलेज है। लेकिन ये जो टिप है, आगे वाला हिस्सा, इसके अंदर क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज। हमारे जो पिन है, कान के बाहर वाली निकली हुई स्ट्रक्चर ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पिन्ना कहते हैं। इसके अंदर भी इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस, सांस की जो नाली है, जिसको हम कहते हैं फेरिंग से आगे लैरिंग से जो ही पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर ट्रेक या सांस की नाली इस्तेमाल होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस के रास्ते के ऊपर एक कवर होता है, जो जब हम खाना खाते हैं तो वो सांस की नाली को बंद कर देते हैं, उस कवर को हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर ये कवर होता है, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा यूस्टिक एंड ट्यूब की जो वॉल्स हैं, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है। यूस्टिक एंड ट्यूब हमारे ईयर को और गले को, हवा के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि हमारे एयर ड्रम के ऊपर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा ना लगे, या हम बोलें तो यहाँ हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा ना लगे। दरमियान में एक नाली है जिसको हम क्या कहते हैं? यूस्टिक एंड ट्यूब कहते हैं, जो हवा के प्रेशर को दोनों साइडों पे, एयर ड्रम की दोनों साइडों पे मेंटेन रखती है, जिससे कान के पर्दे के फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसको यूस्टिक एंड ट्यूब कहते हैं। उस यूस्टिक एंड ट्यूब की वॉल के अंदर भी क्या मौजूद होती है बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट वन है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फाइबर्स मौजूद होंगे, तो ये मोर स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत कार्टिलेज है। ठीक है, कौन से इनके अंदर फाइबर्स होते हैं? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है इसे, और इनमें कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। कोलेजन फाइबर्स आपको पता है मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड किस्म की, हार्डेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज अगर आपसे पूछा जाए ना, सबसे मजबूत और सख्त तरीन कार्टिलेज कौन सी है? फाइब्रस कार्टिलेज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इनके बाहर वाला जो पर्दा है ना, जिसको हमने पेरिकार्डियम का नाम दिया था, वो फाइब्रस कार्टिलेज में मौजूद नहीं होता। तो पेरिकार्डियम इनके अंदर क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। क्लियर? तो ये कहाँ मौजूद होगी? ये जो हार्डेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है बेटा, उसके दरमियान में, रीढ़ की हड्डियाँ जो है ना, उनको वर्टिब्राई कहा जाता है। उनके दरमियान में अल्लाह ने तकिया रखा हुआ है, कुशन रखा हुआ है, जिसका काम ये होता है कि जो हम हरकत कर रहे हैं वो हड्डियों के दरमियान रगड़ ना पैदा हो, और दूसरा ये है कि भाई उस शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है, ताकि वो जो झटका है, वो जो मूवमेंट है, उसका असर ज़्यादा ना हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये मौजूद है फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा, इनके दरमियान ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद है। ठीक है बेटा, तो इसका काम क्या होता है? ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है। अब ये जो हमारी
इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसमें कहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज है। तो हमें थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देखें, इसका जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस, फाइब्रोसस, और दरमियान में डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो सॉफ्ट किस्म का रीजन है, इसको हम कहते हैं, ये है बेटा हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये जेल की तरह का इसमें लिक्विड होता है, ठीक है, गाढ़ा सा, ये हम उसे कहते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सॉफ्ट किस्म का गाढ़ा सा लिक्विड मौजूद है। अब वो लिक्विड की कंसिस्टेंसी उसकी नहीं होती, ठीक है। तो ये सॉफ्ट रीजन न्यूक्लियस पल्पोसस और उसके बाहर वाला एनुलस फाइब्रोसस। इसी एनुलस फाइब्रोसस के अंदर कौन सी कार्टिलेज है बेटा? फाइब्रस कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज। क्लियर हो गया। तो ये 3 तरह की हमने जो कार्टिलेज है ये मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ी है, और ये कहाँ मौजूद होती हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हर वक्त याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से MCQs वगैरह बनते रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन किया है और डिफाइन वगैरह, ये टॉपिक लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन कार्टिलेज ये सवाल आ सकता है, या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, या इनकी टाइप्स के दरमियान डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने एंडोस्केलेटन का जो पहला कंपोनेंट है कार्टिलेज, इसको डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बोन वाले पार्ट को हमने डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।